पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए 6-7 मई की रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और आज 11 मई की शाम भारतीय सेना की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के जो हासिल थे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उन्हें अचीव किया गया या नहीं, उन तमाम चीज़ों की डिटेल बताई गई। और इसके संदर्भ में एक पीडीएफ भी आया है, जिसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे इस वीडियो में। ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, इसमें इसकी अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल ए के भारती, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और मेजर जनरल एसएस शारदा। उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद था वो था आतंकी और आतंकी ठिकानों को तबाह करना। इसमें 100 के करीबन आतंकी मारे गए हैं और कुछ मेन ऐसे बड़े बड़े नामी आतंकवादी हैं जो काफ़ी टाइम से जिन्हें ढूंढा जा रहा था, उनका भी नाम आया है। तो मानस, सबसे पहले ये बताइए कि कौन-कौन से कैंप्स थे जो चिन्हित किए गए थे, जो आइडेंटिफ़ाई किए गए थे, और उसमें से किन-किन कैंप्स को तबाह किया गया है? इस प्रेस ब्रीफिंग में जो बताई गई जानकारी। देखिए, सेना ने एक पूरी स्लाइड जारी की है कि किस तरीके से जब ये पहलगाम का हमला हुआ, ये कुछ भयानक दृश्य हैं, तो ये हम आपको नहीं दिखा सकते। और ये किस तरीके से सेना ने पहले बताया कि कौन-कौन से कैंप उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 कैंप्स उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किए थे, 9 लोकेशंस थी, 9 जगह थी। जैसे कोई ऐसी जगह मुज़फ़्फ़राबाद में कई जगह 1 से ज़्यादा भी कैंप हुआ करते थे। बहावलपुर में जैसे 4 मदरसे थे, जहाँ आतंक का गढ़, उनकी ट्रेनिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग, अलग-अलग तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये 21 कैंप्स आप देख ये सकते स्क्रीन हैं। पर दिख रहे हैं राशिद, ठीक से? हाँ। हाँ, तो ये सवाई नाला, सैयदना बिलाल, मस्कर-ए-अक़सा, चेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलाई, गढ़ी हबीबुल्लाह, बतरसी, बालाकोट। बालाकोट आपको याद होगा 2019 में जब पुलवामा का हमला हुआ था, उसके बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट इनका एक बहुत बड़ा कैंप था, जंगल वॉरफेयर की यहाँ ट्रेनिंग होती है, जो आतंकवादियों को जंगल में रहना, कई-कई दिनों तक सर्वाइव करना, किस तरह से बिना खाने के ड्राई फ्रूट्स पे सर्वाइव करना। जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो कई बार उनसे चॉकलेट्स मिलती हैं, तो ये समझ में आता है कि उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि उनको चॉकलेट्स पे सर्वाइव करना, जंगल में कई-कई दिनों तक रहना, जंगली जानवरों से कैसे बचना है, बिना उनको नुकसान पहुँचाए, पेड़ों पे छिप के रहना, ये सब ये बालाकोट में ही सिखाया जाता था। ओघी का कैंप था, बुई का कैंप था, सेंसा, गुलपुर, कोटली, बराली, डुंगी, बरनाला कैंप, महमूना ज़ोया, सरजल, मुरीद के और बहावलपुर। इनमें मुरीद के और बहावलपुर एक बहुत बड़े कैंप्स हुआ करते थे। बहावलपुर हम जानते हैं कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मौलाना मसूद अज़हर को हमने जब कंधार का हाईजैक हुआ, कंधार में IC-814 का हाईजैक हुआ, कंधार लेके गए वो इस विमान को, तो हमें छोड़ना पड़ा था मौलाना मसूद अज़हर को। उसके साथ हमें मुश्ताक अहमद ज़रगर और उमर शेख को भी छोड़ना पड़ा था यात्रियों की रिहाई के बदले, जो उन्होंने माँग रखी थी। तो मौलाना मसूद अज़हर का हेडक्वार्टर था बहावलपुर, उसका भाई रऊफ़ हज़ार भी मारा गया। बाकायदा सेना की प्रेस ब्रीफिंग में उसका नाम लिया गया है कि रऊफ़ असगर मारा गया। अगर आप नक्शे पे देखें तो कुछ ऐसे लोकेशंस, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। ये ऊपर का हिस्सा गिलगिट-बाल्टिस्तान कहलाता है, ये श्रीनगर है, ये जम्मू है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पीओके शुरू हो जाता है, ये कश्मीर का इलाका है जो शुरू हो जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे एरिया तक, इस ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्लोज़, मतलब जम्मू से काफ़ी क्लोज़ हैं, श्रीनगर से कुछ दूरी पे हैं, और यहाँ पे पुंछ, राजौरी, ये सब इलाके पड़ते हैं। ये सारे कैंप्स थे। इन कैंप्स की ये जो लाल ऐसे स्पॉट बने, ये वो 21 कैंप्स हैं जो आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं और जो हुँ, यहाँ पर जिनकी लिस्ट यहाँ लिखी गई है। जी। बहावलपुर अगर हम देखेंगे तो बहावलपुर की इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहावलपुर पीओके या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं है। बहावलपुर पूरी तरीके से पाकिस्तान में है, और हमने पाकिस्तान में घुसकर जो एयर स्ट्राइक की है बहावलपुर में, इससे उनको बहुत बड़ी चोट पहुँची है, वो ये बौखलाए हुए हैं। ऊपर लिख भी रखा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, मतलब दोनों हिस्सों में ये सारे कैंप्स मौजूद थे। उनमें हमने जाकर के इन कैंप्स को तबाह किया है। जो कैंप्स तबाह किए गए हैं, ये मेरे ख्याल से उनकी लिस्ट है। हुँ। ये देखिए आप, सेना ने जो लिस्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इतने कैंप थे, जो सवाई नाला का कैंप मुज़फ़्फ़राबाद में था। जैसे हमने बताया अभी कि मुज़फ़्फ़राबाद में ये 2 कैंप थे, ये 2 बड़े कैंप थे। मुज़फ़्फ़राबाद पीओके का जो है सबसे बड़ा शहर है एक तरीके से, वहाँ काफ़ी रिहाइश है उस इलाके में, और वहाँ पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग को ये उनको मदद मिलती है कि वो घुसपैठ करने में आसानी रहती है उनको। चूँकि पाकिस्तानी आर्मी, आप देख सकते हैं कि ये मुज़फ़्फ़राबाद है। जब यहाँ से उनको घुसपैठ करनी होती है तो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से शेलिंग करती है, लाइट मशीन गन, मोर्टार, अपनी तमाम हथियारों से वो
भारतीय सेना जैसे ही उनसे फायर फाइट में एंगेज होती है, उसका फ़ायदा उठाकर आतंकवादी यहाँ से घुसते हैं भारत के ये श्रीनगर और बाकी जगहों पे आतंकी हमलों को अंजाम देने के मकसद से घुसते हैं। तो इस लिहाज से श्रीनगर का मुज़फ़्फ़राबाद का कैंप उनके लिए काफ़ी, ये सैयदना बिलाल का जो कैंप था ये बहुत महत्वपूर्ण था आतंकवादियों के लिए, और उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। उसके बाद हम देखेंगे कोटली का कैंप। कोटली का कैंप आतंकवादियों को जो एम्यूनिशन डिपो था, हथियार रखने की ट्रेनिंग, बम बनाने की ट्रेनिंग, बेसिकली एक्सप्लोजिव, आईईडी, इन सब चीज़ों को रखने की ट्रेनिंग इस कैंप में दी जाती थी। कोटली में ही एक और कैंप था, अब्बास नाम का कैंप था। इसको भी इंडिया ने भारतीय सेनाओं ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद ये दिलचस्प बात ये है कि ये जो 4 कैंप्स थे, महमूना जोया, सर्जल, मुरीद के और बहावलपुर, ये पीओजेके में नहीं थे। ये पाकिस्तान में पड़ने वाले कैंप्स हैं। और पाकिस्तान में पड़ने का एक बार मैप पर हम यहाँ देख ले तो हमें आसानी होगी समझने में कि कितना अंदर है ये सारे कैंप्स जो हम लोगों ने पाकिस्तान में मार्क किए हुए हैं। वो एक बार दिखा पाएँ। ये बहावलपुर, ये मुरीदकी का कैंप है, ये जोया कैंप है, और ये चौथा वाला कौन-सा है हमारा? ये महमूना जोया ये सियालकोट इलाके में पड़ता है, जम्मू से काफ़ी नज़दीक है ये। बहावलपुर सबसे बड़ा टारगेट इसलिए कहा जा रहा है, इसका महत्व इस तरीके से था कि मौलाना मसूद अज़हर का ये हेडक्वार्टर हुआ करता था, मरकज़ सुबहान अल्लाह नाम था, वो जो मदरसा हुआ करता था वहाँ पे वो लोगों को, यंग लड़कों को बरगला के आतंक की ट्रेनिंग देता था, भारत में घुसपैठ कराने के इरादे से। उनके मन में ज़हर भरता था कि हिंदुस्तानी आपके दुश्मन हैं, इस तरीके की चीज़ें, और ट्रेनिंग होती थी यहाँ पे। और बहावलपुर अगर आप नक्शे पे देखें तो ये श्रीगंगानगर राजस्थान का जो हमारा बॉर्डर है, ये उसके पास, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास पड़ता है। बीकानेर से भी ये राजस्थान बॉर्डर से हमारे लगता है। इस लिहाज से हमने इस बॉर्डर को क्रॉस करके अब किस तरीके से अटैक किया, कौन सी एयर स्ट्राइक की, हालांकि एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व थी, ये बात साफ है, लेकिन कौन से विमान थे, ऑपरेशनल डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, वो एक ऑपरेशनल सीक्रेट है। लेकिन हमने इस कैंप को, जो सबसे बड़ी चोट उनको बहावलपुर और मुरीदके में पहुंचाई है। मरकज़ तैयबा जो था मुरीदके का, वो एक इनका बहुत बड़ा कैंप था। यहाँ पे लश्कर हाफिज़ सईद के जो गुर्गे थे यहाँ पे, उनके जो आतंकवादी थे हाफिज़ सईद के, वो यहाँ से ऑपरेट किया करते थे। और यहाँ से ये ऊपर जाते ही ये जम्मू के इलाके में, पुंछ, राजौरी, आपने पिछले साल सुना होगा कि रियासी में बस यात्रियों पर हमला हुआ था। तो ऐसा मतलब इंटेलिजेंसीज ने ऐसी आशंका जताई थी कि उसके आतंकियों की ट्रेनिंग ये मरकज़ तैयबा में, मुरीदके में हुई थी। ये आतंकवादियों का मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह होता है कि पहले ये ट्रेनिंग करते हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। एक दिन में ऐसा नहीं है कि ये निकले और कैंप पार कर गए। पहले ये जैसे उनकी ट्रेनिंग हुई मुरीदके में, वो सर्जल कैंप पे, नरवाल पे, जम्मू पे, जो क्लोज़ हैं, बॉर्डर से काफ़ी क्लोज़ हैं, या इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के काफ़ी क्लोज़ है, पहले वो वहाँ जाके ठहरते हैं। उसके बाद वो वहाँ कुछ दिन रहते हैं, वहाँ पे लोगों से घुल-मिल जाते हैं, ताकि जो भी उनके उनके बारे में जो हमारी इंटेलिजेंसियाँ हैं, उनको ये खबर ना लगे कि कोई नए आतंकवादी चेहरे आए हैं। वो कुछ दिन वहाँ रहते हैं, लोगों से घुलते-मिलते हैं, तो हमारी जो इंटेलिजेंसी है उसके लोग हैं, वो उनको भी ऐसा लगता है कि ये आम गाँव वाले हैं, वो उसी वेशभूषा में भी रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो धीरे-धीरे जब वो अच्छी संख्या में इकट्ठा हो जाते ये हैं। इन्फिल्ट्रेशन होता मतलब कैसे है कि कैसे किस रास्ते वो घुस जाते हैं? क्या वो हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके घुसते हैं? देखिए 2 तरीके हैं इन्फिल्ट्रेशन के, वो मतलब आतंकवादियों के तो कई तरीके हैं, वो हमारी सेनाएँ हर बार उनको नाकाम भी करती हैं। यहाँ का जो एरिया आप देख रही हैं, ये पीओके का जो एरिया है, यहाँ बॉर्डर हमारे फेंसिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये टेम्परेरी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये हमारा बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर ये है ऊपर, जिस पे पाकिस्तान कब्ज़ा करके बैठा है। यहाँ पे जो टेरेन है, जो इलाका है, वो पहाड़ और जंगल का, और कहीं-कहीं ऐसी कि 80 डिग्री तक की ढलान है। तो बॉर्डर पार करना चुनौती भरा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहाँ पे कुछ नेचुरल केव्स भी, कुछ गुफ़ाएँ भी हैं, उसके ज़रिए भी वो अंदर आने की कोशिश करते हैं। वो मारे भी जाते हैं, कई बार वो घुसपैठ करने में कामयाब भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो इनकी मदद करती है, वहाँ यहाँ पाकिस्तानी आर्मी की इस एरिया में कई सारी पोस्ट्स हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से इंटरनेशनल, इनमें से कुछ शायद हम लोगों ने अभी वो भी चौकी भी डिस्ट्रॉय की है। हाँ, जब वो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे बौखलाहट में, अपनी आतंकवादियों का जब कैंप तबाह हुआ, तो वो जवाबी कार्रवाई में ड्रोन से हमले, आर्टिलरी फायर में हमारे यहाँ कुछ आम नागरिकों की जान भी गई, ये बहुत दुखद था। और उन्होंने धर्मस्थलों पर भी बॉम्बिंग की है। हम उसकी तस्वीरें अभी सेना ने जो जारी की, हम आपको आगे दिखाएँगे। ये जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, यहाँ बीएसएफ कंट्रोल करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन जैसे ही आप लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर बढ़ेंगी, तो यहाँ पे बीएसएफ नहीं, ये आर्मी इसकी देखरेख करती है। इसकी सुरक्षा आर्मी के, भारतीय सेना के जिम्मे है। पाकिस्तानी आर्मी वहाँ से फायर करती है,
यहाँ से फायरिंग होती है, इंडियन फायर फाइट में एंगेज होते हैं पाकिस्तानी से, उसका फ़ायदा उठा के ये घुसने की कोशिश करते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि ये मारे जाते हैं। कुछ अगर 10 आतंकी इन्फिल्ट्रेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें से 4 कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद भी वो आते हैं तो डायरेक्ट शहर में नहीं आते। वो आते हैं, उसके बाद कुछ दिन रहते हैं, धीरे-धीरे करके बढ़ते हैं। कुछ दिन जंगलों में रहेंगे, फिर वो अपने कपड़े बदलते हैं, हुलिया बदलने की कोशिश करते हैं ताकि इंटेलिजेंसीज़ के पास उनके स्केच और फ़ोटोज़ जो पहले से हैं, उससे वो कुछ हद तक चेंज कर पाएँ खुद को। उसके बाद वो अंदर आते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये सेना ने जारी की है। ये मुज़फ़्फ़राबाद का, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद का कैंप है ये। मुज़फ़्फ़राबाद में इस एरिया में ये पूरा टेरेन है। नीलम रोड, ये नीलम जो हमारी झेलम नदी है उसको वो नीलम कहते हैं। अल बद्र टेररिस्ट कैंप और मुहाजिर रिफ्यूजी कैंप। ये 2 वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप के नाम से ये 2 कैंप चल रहे थे उनके, टेररिस्ट कैंप्स, जहाँ पे आतंकियों की ट्रेनिंग और ये घुसपैठ के लिए यूज़ होता है मुज़फ़्फ़राबाद कैंप। मुज़फ़्फ़राबाद कैंप में ट्रेनिंग काफ़ी कम होती है। यहाँ घुसपैठ के लिए इसको एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे-धीरे यहाँ से धीरे-धीरे। घुसपैठ की तैयारी शुरू होती है कि अब अगले दिन यहाँ से घुसपैठ का काम करना है। हुँ। ये हाँ, ये जो कैंप था इसका मेन काम यही था कि धीरे सारे आतंकी एलओसी के करीब आते जाएँ धीरे-धीरे, और 4, 5, 10 जैसी उनकी संख्या होती है, उस हिसाब से वो घुसपैठ करवाते हैं। सवाई नाला का ये कैंप था। यहाँ बॉर्डर पे कई जगह नेचुरल चीज़ों से बॉर्डर निर्धारित है, एलओसी निर्धारित है, जहाँ से कई नदियाँ हैं, कई बरसाती नाले हैं, इस तरीके से जो बरसात में के मौसम में जिनमें काफ़ी पानी होता है, उसका फ़ायदा उठाकर ये घुसते हैं। और ये आप टेरेन देख रहे होंगे, ये जो यहाँ का इलाका है, पहाड़ भी हैं और जंगल भी हैं, और ये इतने घने जंगल हैं कि अगर आप ड्रोन से भी ऊपर से तस्वीरें लेने की कोशिश करती हैं, तो कई बार होता है कि ड्रोन से भी नहीं होता। हालाँकि इंडिया के पास मोशन सेंसर वाले ड्रोन हैं कि इन जंगलों में अगर कोई भी हरकत होती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, तो वो पकड़ में आ जाती है। तो इंडिया इस तरीके से भी इनकी सर्विलांस, इनकी निगरानी करता है अपने बॉर्डर्स की। हमारे पास ड्रोन्स हैं। कल हमारे यहाँ आई थी स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी, तो वो उन्होंने ड्रोन को ऑपरेट किया, तो उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया कि जब ड्रोन उड़ते हैं, तो ड्रोन में कई तरीके के सेंसर्स होते हैं, हीट सेंसर्स होते हैं, शरीर की गर्मी को आपके पकड़ते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इंसान है, वो जानवर हैं, वो की उम्र कितनी है। वो ऊपर की हाइट से ही पहचान सकते हैं कि नीचे जो है हलचल हो रही है उसका हीट कितना है, टेम्परेचर कितना है? उनमें बहुत एडवांस सेंसर्स होते हैं ड्रोन्स में। अब सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की जाती, हालाँकि उनमें एडवांस सेंसर, हाई-टेक कैमरे होते हैं, एक्स-रे विज़न तक के कैमरे होते हैं, जो ये पता करते हैं कि ये इंसान है, जानवर है, इंसान है तो किस तरीके का हथियार है कि नहीं, क्योंकि हथियारों का एक नेचर अलग तरीके का होता है, वो मेटल्स होते हैं, तो वो भी काफ़ी कुछ हद तक वो पकड़ में आ सकते हैं। ये ओघी कैंप है, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जंगल का इलाका है, ये यहाँ पे एक घाटी टाइप की है, और ये जनरली आतंकवादी आमतौर पर इसी तरीके की जगहों को चुनते हैं। यहाँ पे ये घाटी है, ये खाई है, और यहाँ से आपको हमला होने का खतरा नहीं होता। वो आतंकवादी करते क्या हैं, रात के समय उनकी अक्सर है, जब से हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की उरी में, तब से वो इतने खौफ में जीते हैं कि वो इस दिशा में, भारत की दिशा में स्पेकुलेटिव फायरिंग करते हैं। यानी जिस दिशा से आपको हमला होने का खतरा होता है, वो रात भर उधर फायर करते हैं। कई 2-4 की संख्या में बीच-बीच में गोलियाँ चलाते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बाद में, लेकिन इस बार हमने कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट रखा था। हमने एयर स्ट्राइक की, हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और उनको अंदाज़ा ही नहीं था, और ये टेररिस्ट कैंप तबाह हो गया। अब ये सेना ने जारी की है, ये कैंप का आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है। ये ऐसा इलाका है, यहाँ कोई रिहाइश नहीं है। यहाँ 2 घर बने हैं, और बहुत व्यवस्थित तरीके से बने हैं। यहाँ पे दरवाजे से लेके यहाँ पे पानी रखने की जगह, अनाज गोदाम, हर चीज़ उनके पास, हर चीज़ का भंडार होता है, जिससे वो जब भी वो आगे बढ़ते हैं, या मतलब प्रॉपर 2-4 दिन रहने का इंतज़ाम होता है आराम से, कई सारी दिन फैसिलिटीज़ रहती है उनके पास। कई दिन ये रह सकते हैं यहाँ, कई महीनों कभी-कभी रहते हैं। ठंड के मौसम में यहाँ काफ़ी ठंड होती है, नीचे बर्फ़ भी गिरती है कई इलाकों में, तो ये कई-कई दिन रहने के लिए इसमें इंतज़ाम बने हैं। इनमें अंडरग्राउंड बंकर्स भी होते हैं कई बार। ये नीचे की तरफ बनाते हैं, जिससे कि वो अगर बॉम्ब गिरते हैं, जेडैम्स जो इंडिया कभी-कभी गिराता है उन पे, या इंडिया की ओर से अगर शेलिंग होती है, तो उसके खतरे से बचने के लिए ये नीचे के एरिया में खंदक वगैरह बनाते हैं। जैसे आप देख रही होंगी, ये पिट स्टॉप टाइप का ये कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये इसीलिए बनाया जाता है कि अगर कोई टारगेट भी करे, कोई बॉम्ब से या किसी भी चीज़ से, तो इस एरिया को टारगेट करता है वो, लेकिन ये खंदक में रुक के बचने की कोशिश करते हैं। ये कैंप बहुत छुपा हुआ था, जैसे आप देख रही हैं, ये जंगल में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है, इंडिया के सर्विलांस ड्रोन से, मिलिट्री ड्रोन से।
ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये गुलपुर का कैंप है, यहाँ जो नीले रंग का मार्क लगाया गया है, ये गुलपुर का कैंप है और इस जंगल के घने जंगल के बीच में, ताकि हम कितनी भी ऊँचाई से देखें या कितने भी नीचे आके अगर हमारे ड्रोन को इस यहाँ तक देखना है तो काफ़ी नीचे आना पड़ता है। तो यहाँ मोशन से मेरे ख़्याल से यहाँ मोशन सेंसर ड्रोन्स की मदद ली गई होगी, ये पता करने के लिए कि यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुलपुर का कैंप हथियारों का एक डिपो हुआ करता था एक समय। हथियारों के डिपो को उड़ाया ने और इतनी जैसा कि एयरफोर्स ने बार-बार एक शब्द इस्तेमाल किया था, प्रिसीजन स्ट्राइक, यानी हमने आस-पास की किसी चीज़ को डैमेज नहीं किया, हमने बिल्कुल सटीक वार किया है। तो हमारे पास जो हथियार हैं वो बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं, जिससे आस-पास कोई डैमेज ना हो और गुलपुर का कैंप हमने तबाह कर दिया है। ये कोटली का कैंप है, ये भी आप देख सकते हैं अगेन ये पहाड़ी इलाका है, ये भी फ़ौज के ड्रोन से ली गई। पहाड़ और जंगल दोनों मिक्स हैं यहाँ पर, जिसे देखना, स्पॉट करना मुश्किल है, छुपना आसान होगा उनके लिए। देखिए कश्मीर और जो उस उधर भी जो उनके कब्ज़े वाला भी कश्मीर है, वहाँ एक पेड़ होते हैं, चिनार के पेड़। हमारी जो 15 कोर है आर्मी की, उसका नाम चिनार कोर है, इसीलिए। चिनार के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, उसका सिंबल ही उनका इंसिग्निया है। चिनार के पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं, साइज़ में काफ़ी ऊँचाई में काफ़ी लंबे होते हैं वो पेड़। जितने लंबे वो पेड़ होंगे तो उतने नीचे उतना घना वो जंगल होता है। इस वजह से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर वो ढलान पे आप देखेंगी, तो ढलान पे वो इस तरीके से बनाते हैं, ये जैसे ये भी कैंप पूरी-पूरी ढलान पे बना हुआ है। अगर यहाँ पे आप कोई भी सैन्य कार्रवाई करते हैं, जैसे बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसे आर्मी की भाषा में कहते हैं, अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं, तो आपको दिक्कत होगी यहाँ पे ऑपरेशन करने में। ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन नामुमकिन है, हमने उरी के हमले के बाद उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। लेकिन अगर आप देखेंगी तो ये काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है एक पैदल सिपाही के लिए या इन्फेंट्री जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हमला करना। तो इस वजह से हमने इन कैंप्स को चुना। सेना ने उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में और कोटली और सरजल के कैंप्स का ज़िक्र किया था उसमें सेना ने और स्ट्राइक के दौरान के वीडियोज़ जब स्ट्राइक हो रही है, लाइव फ़ीड आ रही थी। ये इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद अगली सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी ये वीडियोज़ सेना ने दिखाए थे और इस बात का ज़िक्र किया गया था कि ये रियल टाइम वीडियोज़ हैं। हमें उन वीडियोज़ में दिख रहा था कि बॉम्ब्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, किस तरीके से स्ट्राइक्स हो रही हैं। हालाँकि तब भी ये क्लियर नहीं था कि हमने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं, हमने अपने फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए, क्या इस्तेमाल किया, ये ऑपरेशनल डिटेल्स अभी भी आज भी एयरफोर्स चीफ से जब ये सवाल पूछा गया कि हमने क्या इस्तेमाल किया, तो उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हालाँकि उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वायुसेना काफ़ी कॉन्फिडेंट थी इस ऑपरेशन को लेके, क्योंकि सॉलिड इंटेल थी ये। हमें बहुत सटीक ढंग से पता था कि वहाँ कौन रह रहा है, वहाँ हथियार कौन से हैं, वहाँ आतंकवादी कौन से हैं, पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देने में वहाँ कितना टाइम लगेगा। क्योंकि जब भी हम कुछ वहाँ पे करते हैं, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जवाब में पाकिस्तानी पोस्ट तुरंत हरकत में आ गई थी। तो उसके बाद से तब से हम ये करते हैं कि हमने एयरफोर्स को चुना स्ट्राइक करने के लिए। अब ये मेरे ये जो ऊपर दिख रहे हैं, ये जब आतंकी मारे गए थे हमले में, तो उनका जो जनाज़ा निकल रहा था, फ्यूनरल हो रहा था, तो उसमें कई सारे वहाँ की सेना के अधिकारी भी देखे गए थे, जिनकी तस्वीर जारी की गई थी। इसमें भी उनका नाम दिया गया है कि ये 3 सेना के मेरे ख्याल से अधिकारी हैं और 1 पुलिस के अधिकारी हैं। इसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह और मेजर जनरल राव इमरान सरताज। ये 3 लोगों की तस्वीर जो है, ये सेना से जुड़े हैं। इनकी ये स्पॉट किए गए थे उस फ्यूनरल में, जब आतंकी हमले में जो आतंकी मारे गए थे उनकी। ये मुरीदिके का इलाका है, लश्कर-ए-तैयबा कैंप से जो जनाज़ा निकला था, वहाँ की तस्वीर है और ये डॉक्टर उस्मान अनवर और मलिक शोएब अहमद बर्थ, ये 5 लोगों का नाम आया हुआ है। ये उनकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं साथ में। ये क्यों ये बताने के ज़रिए इस स्लाइड के साथ ये भी बताने की कोशिश की गई है कि ये जो आतंकी कैंप है, ये जो आतंकी संगठन चल रहे हैं, इनमें सेना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, तभी वो यहाँ पर हाज़िर दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ बाकायदा प्रूफ़ दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड करिए मानस। ऑपरेशन सिंदूर में जो 100 के आस-पास नंबर दिया गया है कि आतंकी मारे गए हैं, उनमें कुछ ऐसे बहुत ही बड़े नाम थे, जो बहुत टाइम से वांटेड थे। बहुत अलग-अलग हादसों को उन्होंने इल्ज़ाम दिया था। उनके बारे में बताइए मानस, ये जो खालिद अबू अकाशा नाम है। ये एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी था। इसका मेन काम था जो आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करना, तरह-तरह के हथियार जो आते थे।
अफ़गानिस्तान से जब से अमेरिका बाहर निकला तो कई सारे हथियार वो वहीं छोड़ गया था। M4 कार्बाइन की खबर हमने लल्लन टॉप पे दिखाई भी थी, अपने दर्शकों को कवर भी किया था हमने कि M4 कार्बाइन लेके आतंकवादी पहले की तुलना में पहले वो AK-47 पाकिस्तानी आर्मी जो यूज़ करती है या AK-56 लेकर आया करते थे। हाल के वर्षों में हमें पिछले 3 से 4 सालों में ये दिखा जब से अमेरिका के वहाँ से जाने के बाद से कि वो M4 कार्बाइन नाम की एक बहुत ही उन्नत राइफ़ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है खालिद जो उन हथियारों को अफ़गानिस्तान से लेकर आता था, तालिबान के कब्ज़े से वाला जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ से लेकर स्मगल करके पाकिस्तान आता था और वापस से लोगों को इन्फिल्ट्रेशन कराता था जम्मू एंड कश्मीर में। लश्कर-ए-तैयबा का ये कमांडर था और ये मुरीद के की जो सेंट्रल कमेटी है, इन्हें आतंकवादियों की भी कमेटियाँ होती हैं, कई तरीके से इनके मेंबर्स होते हैं, काउंसिल होती है पूरी, हायरार्की होती है एक पोस्ट की। तो इस एक ये किसी कमेटी का लश्कर-ए-तैयबा की एक कमेटी का भी मेंबर था और लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा जो जो 2 आतंकी संगठन हैं, उनके बहुत बड़े 2 आतंकी हैं, याह्या मुजाहिद और कारी याकूब। ये कारी याकूब उन दोनों का पीछे और नाम है हुँ, ये कारी शेख याकूब अब्दुल का रहमान, खालिद वली। खालिद वलीद, इंजीनियर हैरिस और अब्दुल रहमान आबिद। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मतलब मोस्ट वांटेड लिस्ट में है भारत की। भारत में ये शुरू से आतंक ये खुद तो कभी नहीं आते भारत। इनको पता है कि भारतीय फ़ौज इनके साथ क्या करेगी, क्या करती है इनके साथ, कौन-सा जहाँ इनको भेजना चाहिए वहाँ भेज देती है। ये कम उम्र के लड़कों को बरगला के कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर, कभी उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर, चाहे जिस भी नाम पर ये भारत में घुसपैठ करवाते हैं, उनसे आतंक फैलवाते हैं और भारत के लोगों के निर्दोष लोगों की हत्या करवाते हैं। दूसरा ये जो नाम है मुदस्सिर कादियान ये बहुत अहम नाम है क्योंकि ये लश्कर-ए-तैयबा का इंचार्ज था। मुरीद के कैंप पूरा इसी की देख-रेख में चला करता था। इससे पहले ये अब्दुल रऊफ़ के साथ जो इनकी एक अल खिदमत कमेटी होती है लश्कर-ए-तैयबा में, वो ये तय करती है कि कौन से आदमी को किस तरीके की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। इनमें भी अब जब हम हायरार्की देखते हैं तो डिविज़नल कमांडर, एरिया कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर इस तरह की हायरार्की देखने को मिलती है इन संगठनों में भी। हालाँकि ये उस लायक है नहीं, फिर भी इन्होंने हायरार्की बना के रखी हुई है। तो ये अल खिदमत कमेटी का ये मेंबर था और ये सिक्योरिटी इंचार्ज था इसके साथ-साथ। उस पूरे कैंप की सुरक्षा किस तरीके से होगी, क्या होगी, ये इसी की देख-रेख में होता था। सबसे बड़ी बात हाफ़िज़ सईद। हाफ़िज़ सईद एक ऐसा नाम है जिसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, इंडिया का बहुत बड़ा दुश्मन 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जिसे हम बार-बार इंडिया के कहने पर कि हमें सौंपा जाए, पाकिस्तान ने अभी तक उसे भारत को नहीं सौंपा। उल्टा पाकिस्तान उसे शह देता है, उसकी सुरक्षा करता है, पाकिस्तानी आर्मी, ISI उसे शह देती है, उसके कट्टरपंथ को, उसके आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ये हाफ़िज़ सईद का रिश्तेदार है। सन इन लॉ। नहीं, हाफ़िज़ सईद का ये दामाद है। हाफ़िज़ सईद का जो दामाद था खालिद वलीद, ये उसके साथ काम करता था और ये हाफ़िज़ सईद का बहुत ख़ास है, रिश्तेदार भी है और ये हाफ़िज़ सईद के दामाद का राइट हैंड हुआ करता था। अब ये नहीं है इस दुनिया में। इसके अलावा सैफुल्लाह खालिद कसूरी। सैफुल्लाह खालिद वो नाम है जब पहलगाम का हमला हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए ये नाम अहम है। पहलगाम हमले की साज़िश, पहलगाम हमला कैसे होगा, सिविलियंस पर हमला किया जाएगा, आम निर्दोष लोगों पर एक दहशत पैदा करने की स्थिति से जम्मू कश्मीर में। इसलिए इसने पहलगाम और ये सैफुल्लाह खालिद ही वो व्यक्ति था, वो आतंकवादी था जिसने पहलगाम हमले की योजना तैयार की थी। ये उसी के दिमाग की उपज थी कि हम सिविलियंस पे अटैक करेंगे ताकि कश्मीर में जो खुशहाली जो बढ़ रही है, जो शांति आ रही है धीरे-धीरे, मिलिटेंसी कम हो रही है, लोग अपने काम की ओर लौट रहे हैं, लोग पैसे कमाने की ओर लौट रहे हैं, लोगों की स्थिति बेहतर हो रही है, मिलिटेंसी से दूर जा रहे थे लोग और मिलिटेंसी से दूर जाने पे इनकी दुकान बंद होने लगती है। इसलिए ये सैफुल्लाह खालिद ने ये प्लान बनाया कि इस बार हम फ़ौज को नहीं, इस बार हम सिविलियंस को टारगेट करेंगे जिससे कश्मीर में जो लोगों की स्थिति सुधर रही है, अगर लोग खुशहाल होने लगेंगे तो इनकी दुकान बंद होने लगती है। यही वजह है कि सैफुल्लाह खालिद जैसे जो कसूरी है, कसूरी इसलिए क्योंकि लाहौर एक कसूर एक शहर है पाकिस्तान का, ये वहाँ का रहने वाला है, इसलिए इसके नाम के आगे कसूरी जुड़ता है और ये सैफुल्लाह खालिद ही वो व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि इसी ने पहलगाम हमले की पूरी योजना बनाई थी। ये जो तीसरा नाम है, ये जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर था, अमीर जो लिखा हुआ है, अमीर मतलब जैसे चीफ कहते हैं, तो ये POK में मुफ्ती असगर खान कश्मीरी एक आतंकवादी हुआ करता था जो अब नहीं है, उसे मार दिया फोर्सेज़ ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ये उसका बेटा है। ये जो सैयदना बिलाल का जो टेररिस्ट कैंप था, वहाँ से ये ऑपरेट करता था और जैश-ए-मोहम्मद पुलवामा जो हमला हुआ था, जो जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया था 2019 में,
उसमें इसकी भूमिका थी पुलवामा हमले में कि फौजियों की इस तरीके से बस को टारगेट था। आदिल अहमद डार जो पुलवामा हमले में जिसने फौजियों के सीआरपीएफ के काफिले में गाड़ी गाड़ी को ले जाकर टक्कर मारी थी, इसी आदमी ने उसकी ट्रेनिंग की थी, उसको ग्रूम किया था, उसको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया था भारत के खिलाफ, भारतीय फौज के खिलाफ, और इस वजह से आदिल अहमद डार ने इस तरीके का कदम उठाया। इसने कई बड़े आतंकवादियों को के साथ काम किया है। ये उनका राइट हैंड हुआ करता था, एक समय उनका सिक्योरिटी चीफ हुआ करता था। सिक्योरिटी चीफ जब मैं कह रहा हूँ तो वहाँ ये मतलब है कि जिस भी कैंप में ये रहते हैं उसके आसपास की सुरक्षा, जैसे स्पेकुलेटिव फायरिंग करनी है, आपको किस दिशा से खतरा हो सकता है, किस दिशा से नहीं, तो इन चीज़ों का ये एक्सपर्ट माना जाता था। और आईईडी एक्सपर्ट माना जाता था। ये विस्फोटक जो बनते हैं, खासकर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो बनते हैं, ये उसका एक्सपर्ट माना जाता था। तो ये सैयदना बिलाल नाम का कैंप था, वहाँ ये आतंकवादी मारा गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसे भी खत्म कर दिया है। आखिरी नाम जो है बहावलपुर जो सबसे बड़ा टेररिस्ट कैंप हुआ करता था, मौलाना मसूद अजहर का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ मदरसे हैं। यहाँ पे मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा जो दामाद है हाफिज मोहम्मद जमील, वो मारा गया है। और यही सबसे बड़ी चोट पहुंची है मौलाना मसूद अजहर को कि वो बच गया। अब वो पाकिस्तान की शह पे बच गया। हो सकता है पाकिस्तान की आर्मी ने उसे संरक्षण दिया, वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे हो सकता है, हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि मौलाना जिंदा है या मर गया, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स समय समय पे आती रहती हैं। तस्वीरें हमने देखी हैं, वो तस्वीरों की पुष्टि भी होती है कि मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तानी आर्मी हमेशा से प्रोटेक्ट करती आई है। तो मौलाना मसूद अजहर का ये दामाद है जो मारा गया है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जो भी गोलीबारी की है, जो लगातार उसकी तरफ से गोलीबारी हो रही है, उसमें सिविलियंस पर भी असर पड़ा हुआ है। ये मदरसे देख सकते हैं और गुरुद्वारा देख सकते हैं, इन बिल्डिंगों को कितना नुकसान पहुंचा हुआ है, लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे मिशन का पार्ट रहे हैं मेरे ख्याल से, जब भी उधर से ड्रोन्स भेजे गए हैं हम लोग के लिए, उनको जो सक्सेसफुली हम लोगों ने नाकाम किया है वो इस एयर डिफेंस की बदौलत किया है। एक बार इन सारे ये जो भी हमारे पास हथियार दिख रहे हैं मानस, इनको आप थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दें ताकि समझ आ जाए कि किन किन हथियारों की मदद से हम लोगों ने सक्सेसफुली उन्हें नाकाम किया है। देखिए, ये फौज ने खुद जारी किए हैं ये हथियार। ये L-70 ये एयर डिफेंस गन है। ये एक तरीके की बंदूक है, लेकिन इसमें काफ़ी हाई कैलिबर की गोलियां होती हैं जो ड्रोन को मार गिराने के काम आती हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह सेना के जवान इसको इसमें व्हील्स लगी होती हैं, इसको मोबिलाइज कर रहे हैं, हर जगह तैनात है। और इसके साथ ये जो आप इक्विपमेंट देख रही हैं, ये इगला मिसाइल है। हमारे एक जवान ने इगला मिसाइल पकड़ी हुई है। ये बॉर्डर का इलाका है। ये 2 जवान हमारे दिख रहे हैं, इगला एस मिसाइल। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस खबर को रिपोर्ट भी किया था कि हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी की है रशिया से इस मिसाइल की। यानी इस स्थिति में हमने कहा है कि हमें और मिसाइल्स की ज़रूरत है, और रूस ने हमें एक हमारा जो पुराना रक्षा पार्टनर है उसने हमें वो मिसाइल भेजी भी हैं। ये उसका रडार है। ये तय करता है कि किस तरीके के टारगेट आ रहे हैं, वो कितनी दूर हैं, और ये कंधे पे से चलने वाली मिसाइल है, इसलिए इसे फायर करना आसान होता है, कहीं ले जाना आसान होता है। शाम का वक्त आप देख रही हैं कि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, पाकिस्तान हमेशा उसने ड्रोन से अटैक किया। इस बार एक नया तरीका देखने को मिला पाकिस्तान का, शेलिंग के साथ साथ उसने ड्रोन से अटैक किया। तुर्की के बने ड्रोन, तुर्की उसका नया रक्षा पार्टनर बना है इस समय। तो तुर्की ने उसे काफ़ी सारे हथियारबंद और बिना हथियार वाले भी ड्रोन्स दिए। तो तुर्की के बने ड्रोन्स वो भेज रहा था इंडिया में अटैक करने की कोशिश। लेकिन हमारी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक रडार सिस्टम है जो पता लगाता है कि कौन से किस तरीके का खतरा हमारे देश की ओर। एयर डिफेंस का पूरा मतलब ही यही होता है कि हवा से कोई भी खतरा अगर आपके देश की ओर आ रहा है तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम रोकेगा। एरियल किसी भी एयर में आपको डिफेंड करेगा वो, इसलिए उसे एयर डिफेंस कहा जाता है। ये हमारे रडार हैं जिन्होंने पूरी तरीके से रोकने में मदद की। और ये आप देख सकती हैं, ये एक तस्वीर आई है जिसमें हमारे जवानों का चेहरा तो नहीं दिख रहा है, बट वो पूरी कैमोफ्लाज वाली वो कपड़ा डला हुआ है जिससे वो ड्रोन उन्हें ना देख सके। और वो एयर डिफेंस गन लेके बैठे हैं L-70, और उन्होंने ड्रोन को लगातार वो यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की ओर से भेजे जा रहे हैं पाकिस्तानी पोस्ट की ओर से, अब जाहिर तौर पर आतंकवादी तो ये ड्रोन भेजेंगे नहीं, ना आतंकवादियों के पास आर्टिलरी है कि वो शेलिंग करेंगे। तो ये जाहिर तौर पर पाकिस्तानी आर्मी का काम था, और पाकिस्तानी आर्मी ने लगातार यहाँ शेलिंग और ड्रोन्स भेजे। लेकिन हमारे जवानों की जो मुस्तैदी है, जवान हमारे जो वहाँ तैनात थे ये सारी हथियार लेकर, उन्होंने उस सारे हमलों को नाकाम कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि दिन के समय एक ये बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ड्रोन है। ये ड्रोन्स की खासियत ये होती है कि ये झुंड में आते हैं, इसीलिए आपने एक शब्द भी सुना
कई लोगों ने स्वॉर्म ड्रोन जैसे आजकल कई जगह हम लोग ड्रोन शो देखते हैं, जैसे उससे कई तरह के फॉर्मेशंस बनते हैं, कई तरह के डिज़ाइंस बनते हैं जो हवा में दिखते हैं और लोग उससे वीडियोज़ के लिए और ये शोज़ में यूज़ किया जाता है। कुछ-कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है स्वॉर्म ड्रोन्स का। स्वॉर्म ड्रोन्स काफ़ी झुंड में आते हैं, इस वजह से एयर डिफेंस सिस्टम आपका कन्फ्यूज़ होता है, उसको समझ नहीं आता कि हम कौन-सा खतरा है, कौन-सा खतरा नहीं है। इस वजह से वो एक साथ जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में दिख रहा है। ये इस तरह की तस्वीरें हम लोगों को पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत बार दिखी हैं कि झुंड झुंड में ड्रोन्स आए हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, इंटरसेप्ट किया गया है। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम हमारे इनको हवा में ही डिटेक्ट कर रहे थे और हवा में ही नष्ट कर दे रहे थे। उनमें से कुछ ड्रोन्स गिर भी रहे थे, नष्ट होके गिर रहे थे। हालाँकि कुछ ड्रोन से हताहत भी हुए लोग, लेकिन उसके बावजूद हमारे सैनिकों ने अधिकतर ड्रोन्स को वहाँ से मार गिराया और दिन और रात दोनों के समय, हालाँकि दिन के समय पाकिस्तानी आर्मी कुछ कम कर देती है अपने हमले ताकि उनके डिटेक्ट होने का खतरा, लेकिन रात को वो हम अपने हमले तेज़ कर दिया ज़्यादा करते बढ़ाते थे। थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तुर्किये का ड्रोन है जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये टर्की मेड है। ये आगे आप इसका रोटर देख सकते हैं किस तरीके से, और ये रोटर जैसे ही घूमता है तो ये एक अजीब तरह की व्हिस्लिंग टाइप की ये आवाज़ होती है। साइज़ में कितना बड़ा ऐसा एक अगर हम एक एस्टिमेट लगाएँ तो कितना बड़ा लग सकता है, ये हो सकता है? साइज़ में 2 से 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है, और ये इसकी मोटर जैसे आप देख रहे हैं कि गाड़ियों के जैसे हमारे इंजन होते हैं, ये सॉलिड फ्यूल से चलता है या लिक्विड फ्यूल, 2 तरीके के इसमें फ्यूल यूज़ होते हैं। ये 2 तरीके के ईंधन पे चलता है। कभी-कभी इनमें बैटरी ऑपरेटेड भी होते हैं ड्रोन, और इनमें वो हथियार लगाकर, कई बार वो हथियार, कई बार वो बिना हथियार के ध्यान बटाने की कोशिश होती है एयर डिफेंस की या फौजियों की, कि जो उनके सैनिक या जो उनकी ओर से आतंकवादी हैं, उनके जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कहते हैं कि हमारे आतंकवादी हैं, तो उनकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जब हमारे यहाँ घुसने की कोशिश करती है तो इसको वो इस इरादे से भेजते हैं ताकि वो हमारा ध्यान बटा सके। इस ड्रोन की पूरी डिटेल्स भी लिखी हुई है कि कहाँ से आया, लिक्विड फायर ये ड्रोन था, और कैंपिंग और 500 नॉटिकल माइल्स, जो हवा में जो दूरी नापी जाती है वो नॉट्स में नापी जाती है, नॉटिकल माइल्स में नॉट्स में नापी जाती है। तो 500 एनएम की दूरी पर था वो, और इस तरीके से हमारी सेनाओं ने इसको हवा में ही नष्ट कर दिया, और ये कहीं किसी खुले मैदान में गिर गया। उसके बाद का ये इसका मलबा है जो हमें तस्वीर में दिख रहा है। ये भी कुछ उसी तरीके का ड्रोन है। नौशेरा में ये मेरे ख्याल से पाए गए हैं, ये जी। जो टुकड़े गिरे हुए हैं डिस्ट्रॉय होने के बाद से, ये भी सिमिलर तरीके के ड्रोन्स हैं या डिफरेंट है? ये थोड़े से अलग हैं उनसे। ये हैं तो वही ड्रोन्स, लेकिन इसमें इंजन का थोड़ा-सा फ़र्क मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो आप हिस्सा देख रही हैं, ये अधिकतर इसका इस्तेमाल होता है वो विस्फोटक ले जाने के लिए। तो इन ड्रोन्स में ये चीज़ है कि अगर आप विस्फोटक नहीं ले, हालाँकि इसमें विस्फोटक थे या नहीं थे, ये सेना ने अभी ज़ाहिर नहीं किया है कि कितने ड्रोन्स में थे, एक्चुअल नंबर क्या था। बट जिस तरीके से ड्रोन्स आ रहे थे, 200, 300, 400 की संख्या में ड्रोन आ रहे थे, तो बहुत संभव है कि अधिकतर ड्रोन्स में जो हथियारबंद ड्रोन्स ही हो सकते हैं। ये मीरान साहिब इलाके का की तस्वीर है पूरी, और ये देख रहे हैं आपकी ड्रोन्स का मलबा पड़ा है, टूटे हुए ड्रोन्स हैं पूरी तरीके से। और जब जैसे ही देखिए आप टूट ये इसलिए जाते हैं क्योंकि जैसे ही हमारी एयर डिफेंस गन्स जो होती हैं L-70 जो हमने अभी देखी, L-70, वो जब इनको निशाना बनाती हैं तो ये बहुत तेज़ इम्पैक्ट होता है, जैसे काइनेटिक अटैक होता है। काइनेटिक अटैक उसी को कहते हैं जो डायरेक्ट हम अटैक करते हैं। नॉन काइनेटिक अटैक में हम ये करते हैं कि हम सोनिक वेपन्स जैसे इस्तेमाल करते हैं। वो आवाज़ नहीं करते, उनमें कोई फायर नहीं निकलता, कोई गोली नहीं निकलती, लेकिन वो सीधा ड्रोन के सिग्नल को जाम कर देते हैं। तो इस केस में 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो ड्रोन वहीं पे निष्क्रिय होकर गिर जाता है, या तो वो वापस अपने जहाँ बेस आया वहाँ से तुरंत वहीं से तुरंत बेस पे लौट जाता है, क्योंकि उसके सिग्नल से वो छेड़छाड़ कर देता है सोनिक वेपन्स और जो बाकी नॉन काइनेटिक वेपन्स हैं। हालाँकि ये काइनेटिक वेपन से किसी एयर डिफेंस गन से इसको हम शूट किया गया है, तभी इसके मलबे इस तरीके से पड़े हुए हैं। ये भी अगेन मेरे ख्याल से जो भी मलबे गिरे हैं सारे अलग-अलग। ये 10 मई की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि इंजन, ये चाइनीज़ इंजन्स हैं, ये फ़ौज ने पूरी तरीके से जारी की हैं 8:13 10 मई पे। ये सेना ने बाकायदा पाकिस्तान हर बार उनकी जो फ़ितरत है वो किसी बात को मानता नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। तो उस चीज़ को देखते हुए सेना ने टाइम स्टैम्प के साथ ये तस्वीरें जारी की हैं कि ये इंजन है, ये चाइनीज़ ड्रोन्स हैं, और किस तरीके से उसके एक-एक हिस्से को दिखा रहा है। ये हाथ में पकड़ के हमारे फ़ौजी दिखा रहे हैं कि ये जीपीएस इनेबल्ड है, जीपीएस इसमें लगे हुए हैं, ताकि ये उधमपुर में जब हमारे ड्रोन आए, उधमपुर हमारा नॉर्दर्न कमांड का आर्मी का हेडक्वार्टर है, उनका टारगेट होता है। आर्मी के कैंप नगरोटा है हमारा, मतलब वहाँ आर्मी की कई छावनियाँ हैं हमारी। तो जब वो वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं
तो वो जीपीएस इनेबल करके भेजते हैं ताकि वो भी प्रिसीजन स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी प्रिसीजन स्ट्राइक उतनी क्षमता है नहीं, तो उनके ड्रोन्स इस तरीके से ही हवा में मार गिरा दिए जाते हैं। और ये कम्युनिकेशन की भी सुविधा होती है इसमें। रियल टाइम जो इनका ड्रोन का पायलट होता है वो बैठकर देखता रहता है, वो कहीं ऑपरेटर दूर, और 10 किलोमीटर के लगभग ही इनकी रेंज होती है, तो बहुत संभव है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से काफ़ी करीब होते हैं इनके ऑपरेटर। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन भी सुविधा होती है इनमें। ये जाते हैं, जैसे ही इनको लगता है कि ये हमारा टारगेट है, तो इस पर डाई मार के सुसाइड ड्रोन्स की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये चेनाब का एरिया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये काजिंग हाजीपुर बोल का इलाका है ये। ये 8 मई की तस्वीर है। 8 मई को इस्लामाबाद एरिया और चिनाब रिवर है इस्लामाबाद की तरफ जो हिस्सा पड़ता है उसमें। नहीं, हम्म, इस्लामाबाद की तरफ वो हिस्सा अच्छा, नहीं ये है, आइलैंड आइलैंड इस्लामाबाद हिस्सा है। में, तो सॉरी। नदी से लगा हुआ जो हिस्सा है, कई कई बीच बीच में छोटे छोटे नेचुरल आइलैंड्स टाइप के बन जाते हैं वो, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, वो नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, और गर्मियों के मौसम में वो नदी पतली हो जाती है। हालांकि वो पहाड़ी नदी है, इसलिए बहती रहती है हमेशा हमेशा, उसमें रनिंग वाटर रहता है। लेकिन ये जो एरिया है, तो यहाँ उनको घुसपैठ करने में मदद मिलती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो पाकिस्तानी पोस्ट है, ये पाकिस्तान का झंडा बहुत दिख रहा है, हाँ। झंडा दिख रहा है, तो ये पाकिस्तानी पोस्ट है। और यहाँ से वो फायरिंग, ये इनकी कंट्रोल यूनिट भी है, यहाँ पे एक एंटीना आपको दिख रहा होगा, ये रडार कंट्रोल यूनिट है, यहाँ से वो आतंकवादियों की, तो बहुत संभव है कि इन जगहों से ड्रोन ऑपरेट किए जा रहे हैं उस समय, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी करीब है। और ये जो आप प्लेन एरिया देख रहे हैं पूरा, यहाँ से वो उनके ऑपरेटर बैठते हैं, वो ड्रोन को भेजते हैं, कुछ पहुँच पाते हैं, कुछ नहीं पहुँच पाते हैं। जो नहीं पहुँच पाते हैं उन्हें मार गिरा जाता है, जो पहुँच भी पाते हैं उनमें कभी अधिकतर ड्रोन्स हवा में ही गिर जाते हैं। ड्रोन्स के साथ समस्या ये है, क्योंकि उनमें खराबी आ जाती है। और इनके साथ दिक्कत ये है पाकिस्तान के ड्रोन्स के साथ, कि इनके कोई भी ड्रोन्स अपने बनाए हुए नहीं हैं, इन्होंने सारा दूसरे देशों से खरीदा है। और चाइनीज़ ड्रोन्स हैं इनके पास, तुर्की के ड्रोन हैं, हथियारबंद हैं और गैर हथियारबंद भी ड्रोन हैं। लेकिन इनके ऑपरेटर्स जो हैं, वो बहुत संभव है कि इसी पोस्ट, ये पोस्ट की तस्वीर जो सेना ने जारी की है, तो इन पोस्ट में वो बैठ के ऑपरेट करते हैं, ताकि भारत की ओर भेज सकें वो ड्रोन्स को। इसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दी जा रही थी तो उसमें सवाल पूछे जा रहे थे, और तमाम जो सेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के जो डीजीएमओ थे, वो उन लोगों ने बताया कि हमने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, क्या योगदान दिया है। तो इसी क्रम में बताया गया था कि भारतीय जो जल सेना है वो किस लेवल पर तैयार थी, सारी चाहे वो सबमरीन हो, पानी के अंदर की हो या पानी के सतह पर हो या फिर हवा में हो, किस तरह से वो वायु सेना मिलकर के वहाँ पर इस ऑपरेशन सिंदूर में अपना योगदान देने के लिए रेडी थी। ये सबसे पहले इसे एक्सप्लेन कीजिए कि ये कौन सा हथियार या विमान है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नौसेना का रोल लोग हम लोग भी समझ नहीं पा रहे थे। हम लोग भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमने आर्मी के ज़रिए शेलिंग चल रही है तो हम जवाब दे रहे हैं, एयरफोर्स के ज़रिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन इसमें नौसेना का क्या रोल हो सकता है। तो नौसेना के की ओर से जब आप आज की जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें जानकारी दी गई कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जो थे, उन्होंने बताया कि अरब महासागर में जो अरेबियन सी का, पाकिस्तान के नीचे का इलाका है पूरा, पूरा जो समंदर लगता है उनके कराची पोर्ट के नीचे का, वहाँ तक पूरी अरेबियन सी में पूरी इंडियन नेवी फुल्ली ऑपरेशनल थी। वो एनी टाइम, वो किसी भी समय वो तैयार थे किसी भी तरह का हमला करने के लिए। कुछ तस्वीरें भी उन्होंने जारी की हैं कि जब अरब महासागर में हमारे जहाज़ तैनात थे। और ये आईएनएस कोलकाता क्लास का ये एक हमारा डिस्ट्रॉयर है। ये मतलब चलता फिरता ये वॉर मशीन इसको कह सकते हैं, कि अगर ये कराची की तरफ बढ़ जाता है, ऐसे अगर हमारे पास कई सारे हैं, लेकिन अगर ऐसे 4 अगर कराची की ओर बढ़ जाते हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान को कवर अप करने की क्षमता रखते हैं। इनके पास इतना असलहा होता है, इतना गोला बारूद होता है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हम इनसे दाग सकते हैं। तो इस वजह से ये पाकिस्तान के लिए एक शब्द होता है नाइटमेयर की तरह इंडियन नेवी है, क्योंकि कराची पोर्ट पे जब हमने 71 में 1971 में बमबारी की थी, तो वो 5 दिन तक उसमें आग लगी थी, हफ्ते भर तक करीब। तो इंडियन नेवी की मतलब उनके लिए बड़ा दुखद एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान के लिए इंडियन नेवी का। ये पूरा फ्लीट है, इसको बैटल ग्रुप कहते हैं नेवल भाषा में, जब कई सारे डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स जो उससे थोड़ी छोटी होती हैं, स्पीड बोट्स, सबमरीन्स, जब सब एक साथ चलते हैं तो उनको ये एक बैटल ग्रुप कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि कम से कम 10 से 12 जहाज़ हैं, सारे के सारे अरेबियन सी में डिप्लॉयड हैं।
और वाइस एडमिरल ने ये भी बताया कि हमें हम पाकिस्तान नेवी की जो पूरी मूवमेंट थी, हमारी पूरी नज़र थी उस पे कि वो कब कहाँ जा रहे हैं, कब उनकी क्या मूवमेंट हो रही है, उनके नेवल बेस से क्या मूवमेंट हो रही है, उनकी फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर जो भी हैं वो कहाँ हैं, किस तरीके से। एयरक्राफ्ट कैरियर की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान के पास अभी एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हमारे पास आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य नाम के 2 बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बहुत सक्षम एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिससे विमान उड़ान भर सकते हैं। और तो वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी समस्या हो जाती है कि वो अरेबियन सी में हमें ब्लॉकेड नहीं कर पाता और हम पूरी तरीके से उनको घेर के बैठ जाते हैं, जिससे पूरा पाकिस्तान एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है। ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ चल रही थी उस समय जब वो शेलिंग कर रहा था पाकिस्तान, तो भारत के डिस्ट्रॉयर से इस तरह के मिसाइल्स हम छोड़ रहे थे, वहाँ पे अरेबियन सी में। मतलब हमारी फुल तैयारी थी, जैसा उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान भी कहा कि हम पूरी तरह से तैयार थे। हल्का-सा भी मूवमेंट दिखता उधर या फिर उधर से कोई कार्रवाई भी दिख रही होती, तो हम जवाब देने के लिए यहाँ भी तैयार थे पूरी तरह। अगर भारतीय नौसेना को ज़रा-सा भी ऐसा कुछ लगता या ऊपर से कोई भी आदेश आता, बाकी तीनों सेनाएँ सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान में तीनों सेनाओं में भी आपस में कुछ टसल देखने को मिलती है। हालाँकि हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे नहीं जाएँगे, वो उनका मसला है, वो खुद समझें। भारत में जो थिएटर कमांड, हालाँकि वो अभी पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन थिएटर कमांड का उसके पे काम शुरू हो चुका है। तो थिएटर का और सीडीएस का पद जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसका मकसद यही है उस पद को बनाने का कि तीनों सेनाएँ एक तरह से मिल के एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें। तो अगर आर्मी या एयरफोर्स को वहाँ से कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर आपको नेवी की मदद चाहिए तो विद इन मिनट्स नेवी को कहते हैं कि नेवी 3 मिनट के अंदर हमारी ऑपरेशनल हो सकती है। ऐसा एक कहावत है कि इंडियन नेवी विद इन 3 मिनट्स। तो इंडियन नेवी 3 मिनट के अंदर ऑपरेशनल हो सकती थी। इंडियन नेवी के पास इस तरीके की मिसाइल्स, बोट, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और ना जाने क्या-क्या चीज़ें हैं। कई एसेट्स तो ऐसे हैं जो डिस्क्लोज़ भी नहीं किए जाते हैं। तो पाकिस्तान डेफ़िनेटली अरेबियन सी में हमें ब्लॉकेड कहीं से भी नहीं कर पाता। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा टैंकर जहाज़ है, इसका नाम आईएनएस शक्ति है। जो भी फ्रिगेट्स चलती हैं, जैसे ये आप देख रहे होंगे ये एक साइज़ में कुछ बड़ा है और वो साइज़ में थोड़ा-सा कम है। तो फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स का यही अंतर होता है, साइज़ में दोनों का काम एक ही होता है, साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। फ्रिगेट्स की स्पीड थोड़ी तेज़ होती है। ये आईएनएस शक्ति हमारा टैंकर है, आप देख रहे होंगे ये कनेक्टेड है एक पाइप के ज़रिए। तो ये टैंकर जहाज़ों में ईंधन भरने का काम करता है। ये जो काफ़ी लंबी दूरी के जहाज़ होते हैं, इसमें काफ़ी हद ये आईएनएस शक्ति में काफ़ी फ्यूल स्टोर कर सकते हैं हम। तो इन जहाज़ों को ईंधन भरने का काम करता है। यानी हम इस लिए भी रेडी थे कि अगर कुछ दिन और रहना पड़े, कुछ दिन और इनको सबक सिखाने के लिए अगर हमको अरेबियन सी में टिकना पड़े अरब महासागर में, तब भी हम यहीं रहेंगे। हमारे पास पूरी तैयारी है, हमारे पास ईंधन है, हमारे पास खाना है, हमारे पास राशन है, सब कुछ हमने स्टोर करके रखा है। लेकिन इनकी बदमाशी का हम अच्छे से जवाब देंगे। ये आज की सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर मुझे लगी, ये आईएनएस विक्रमादित्य है। 71 की लड़ाई में कॉक्स बाज़ार जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश वाला जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पे कॉक्स बाज़ार और चिटगाँव बंदरगाह पे हमने इतनी ज़बरदस्त बमबारी की थी कि वो पूरा ब्लॉक हो चुका था वो एरिया। वो ना कहीं आ सकते थे, ना उनके पास वो ना वहाँ से बाहर निकल सकते थे, ना उनके पास कोई जा सकता था। और ये जो दिख रहे हैं ये विमान, ये मिग-29 के हैं, आप देख रहे होंगे कि ये बहुत हल्का-सा, बहुत धुंधली, हल्की-सी धुंधली तस्वीर है, लेकिन ये इनके विंग्स फ़ोल्ड हुए हैं, यानी ये मिग-29 के विमान है, एयरक्राफ्ट कैरियर से। ये बहुत छोटा-सा आप देखते हैं कि इनका रनवे होता है, ये एयरफ़ोर्स के विमानों की तरह इनका बहुत बड़ा रनवे नहीं होता, बहुत छोटा-सा रनवे होता है, ये उससे टेक ऑफ करते हैं, उसी पे लैंड भी करते हैं ये। और आईएनएस शक्ति इसमें इस टैंकर को सपोर्ट दे रहा है, इस आईएनएस विक्रमादित्य को। तो अगर इस से हमने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया होता आईएनएस विक्रमादित्य से, तो पाकिस्तानी नेवी तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद 2 घंटे भी टिक पाती अगर इससे कोई ऑपरेशन लॉन्च हुआ। हालाँकि नेवी ने बताया कि हम पूरी तरह तैयार थे, तो उनके कहने का मतलब था कि उनके बेड़े में सबसे जो शक्तिशाली जो आर्सेनल है उनका, सबसे तुरुप का इक्का जिसको कहते हैं, वो हमारे ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हालाँकि इनको हम ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करते, ये कहाँ रहते हैं, किसी को नहीं पता होता कि ये कब कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं, क्योंकि इनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। ऑपरेशनल डिटेल्स भी ऐसी होती हैं कि इनकी लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं की जाती। लेकिन नेवी ने पहली बार आज दिखा दिया खुद ही कि ये देखिए अरब महासागर में हमारे खड़े हैं ये जहाज़, और अगर आप कुछ ऐसी आतंकवादी हरकतें या ऐसी कुछ हरकतें करेंगे, तो फिर आपको इनका सामना करना पड़ेगा। और ब्रीफिंग में ये भी बोला है कि
अगर अभी भी जैसा कि वादे के मुताबिक सीज़ फायर हो चुका है लेकिन उल्लंघन होता है और भारत ने कहा है कि कोई भी इस तरीके की आतंकी गतिविधि होती है तो हम जवाब देंगे। तो उस स्थिति के लिए अभी भी ये पूरी तरह से तैनात हैं और एक्शन के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा या फिर वक़्त लगेगा बोलने में, जैसा मानस ने अभी बताया विदिन 3 मिनट्स। तो ये एक्शन के लिए भी रेडी हैं और ये मेरे ख़्याल से सबमरीन। हाँ, ये न्यूक्लियर हैं या नहीं हैं इस पे संशय है हालाँकि, क्योंकि आईएनएस अरिहंत और अरिघात हमारे पास 2 न्यूक्लियर कैपेबल पनडुब्बियाँ भी हैं। वो कहाँ रहती हैं इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये समुंदर में इतनी डेप्थ में होती हैं, इतनी गहराइयों में रहती हैं कि इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सबमरीन की हमारे पास ख़ासियत ये है, भारत जैसे वो परमाणु हमले की बार-बार धमकी देते हैं। हालाँकि उनके पास सबमरीन की हमारी सबमरीन्स तक परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। उनके पास ये क्षमताएँ नहीं हैं अभी, और ये जो ये ऊपर आई हैं बस इसलिए कि दिखाने के लिए ये चीज़, हालाँकि ये ऊपर आती नहीं हैं, बहुत कम आती हैं। डीज़ल इलेक्ट्रिक propulsion का एक सिस्टम काम करता है इसमें। ये खुद से ये उसी डीज़ल को एक जनरेटर होता है इनके अंदर जिससे वो एयर बनाती हैं, जिससे वो साँस लेते हैं अंदर। बहुत कभी-कभार ये ऊपर आती हैं ये। तो ये बस इस चीज़ को दिखाने के लिए ये बेड़ा एक साथ ऊपर आया है कि हम यहाँ मौजूद हैं। अगर तुम कोई भी ऐसी हरकत करोगे, कोई आतंकवादी भेजोगे हमारे देश में, तो हम तुम्हें न सिर्फ़ ज़मीन से, न सिर्फ़ आसमान से, बल्कि हम तुम्हें समुंदर से भी मारेंगे। ये नौसेना का विमान है, P-8I इसका नाम है, मैरीटाइम। ये हमने गणतंत्र दिवस की परेड में भी इसको देखा था। ये हमने अमेरिका से खरीदा है ये, और ये रक्षा करने में, मतलब ये डिफेंसिव मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरली, और ये एक टोही विमान है। टोही का कहने का मतलब है कि ये रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस और सर्विलेंस, ISR मिशंस जिनको कहते हैं, निगरानी करना, जानकारी जुटाना, और उस जानकारी के आधार पर फिर हमारी फ़ोर्सेस जब हमला करने जाती हैं, तो उनको मदद मिलती है। तो ये P-8I विमान की फ़ोटो उन्होंने जारी की है कि ये भी उस समय ऑपरेशनल था हमारे अरब महासागर में, नौसेना का विमान है ये। तो ये सारी चीज़ें थी जो नौसेना ने खुद दिखाई हैं, जो पाकिस्तान बड़े-बड़े दावे कर रहा था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने जेट्स मार गिराए, हमने बहुत बड़ा नंबर उन्होंने बता दिया। हालाँकि एयर चीफ ने ये साफ कर दिया कि हमारे सारे पायलट्स अपने घर सुरक्षित हैं, अपने बेस पे हैं, अपने साथियों के साथ हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब पाकिस्तान किस बेसिस पे ये दावे कर रहा है, किसकी शह पर कर रहा है, तो ये पाकिस्तान ही जाने। लेकिन हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो है, उसके तहत भारत ने बहुत करारा जवाब दिया है उनको, और आगे उनको ये संदेश भी है कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, कोई भी ऐसी हरकत करते हो, तो आपको दोबारा इस तरीके से जवाब दिया जाएगा। जी, मानस बहुत आपने डिटेल में और बहुत अच्छे से सारे पहलुओं को समझाया है। प्रेस ब्रीफिंग के आखिर में भी और शुरुआत में भी यही पैगाम दिया गया कि जो ऑब्जेक्टिव था वो हमारा यही था कि आतंकी ठिकानों को तबाह करना है, नष्ट करना है, जो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है और हमारे सारे पायलट सुरक्षित वापस लौट आए हैं। ये इस प्रेस ब्रीफिंग का लबोलुआब था, ये सारी डिटेल हमने आपको दी। मेरा नाम है उपासना, मेरे साथ थे मानस जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी जानकारियाँ समझा रहे थे। कैमरे के पीछे हैं राशिद। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।